प्राचीन काल में उड़ीसा को कलिंग तथा मध्यकाल में उत्कल और उद्र कहा जाता था। नमस्कार, आज मैं आपके सामने कलिंग की चर्चा करने जा रही हूँ, जो कि आज उड़ीसा के नाम से जाना जाता है। 268 ईस्वी पूर्व में अशोक यहीं के राजा को हराने के बाद बौद्ध धर्म की तरफ प्रवृत्त हुए थे। अशोक की मृत्यु के बाद यह प्रदेश स्वतंत्र हो गया था। दूसरी शताब्दी ईस्वी पूर्व में यहाँ एक प्रसिद्ध तथा शक्तिशाली राजा खारवेल ने शासन किया। चौथी शताब्दी में समुद्रगुप्त ने यहाँ के 5 राजाओं को हराकर इस पर कब्जा कर लिया था। 610 ईस्वी में बंगाल के राजा शशांक तथा उसकी मृत्यु के बाद थानेश्वर के राजा हर्षवर्धन ने उड़ीसा पर अपना आधिपत्य जमाया। 7वीं शताब्दी में यहाँ गंग राजाओं ने शासन किया। 795 में गंग शासक महाशिव गुप्त यज्ञाति द्वितीय ने समूचे उड़ीसा को एकीकृत कर के इसे खारवेल की भांति एक विस्तृत रूप दे दिया। 14वीं शताब्दी से लेकर 1592 तक यहाँ 5 मुस्लिम शासकों ने शासन किया। 1592 में इसे अकबर ने अपने साम्राज्य में मिला लिया। मुगलों के पतन के बाद इस पर मराठों ने शासन किया। 1803 ईस्वी में इसे अंग्रेजों ने अपने साम्राज्य में मिला लिया। 7 अप्रैल 1936 को इसे एक पृथक राज्य बनाया गया। 1949 में इसके आसपास की रियासतों को मिलाकर आधुनिक उड़ीसा राज्य की उत्पत्ति हुई, जिसका कुल क्षेत्रफल 1,55,707 वर्ग किलोमीटर। उस समय की जनगणना के अनुसार जनसंख्या 3.5 करोड़ है। राज्य में कुल 30 जिले हैं। लोगों की मुख्य भाषा उड़िया है। इसका जो मुख्य त्यौहार है उड़ीसा का, वो जून जुलाई में मनाया जाने वाला कार उत्सव है, जिसके दौरान चंदन यात्रा, स्नान यात्रा और रथ यात्रा निकाली जाती है। और यह त्यौहार उड़ी में बनाया जाता है। ऐसा माना जाता है कि नीलगिरी में विष्णु का निवास है, जहाँ पुरी का मंदिर विष्णु के अवतार भगवान जगन्नाथ की स्मृति में 12वीं शताब्दी में बनाया गया था। कहा जाता है कि एक बार अवंती का राजा इंद्रदुम्न विष्णु के दर्शन करने पुरी गया था, परंतु उसने वहाँ विष्णु को अंतर्धान हुआ पाया। नारद ने उन्हें बताया कि उन्हें विष्णु के दर्शन 3 काष्ठ मूर्तियों के रूप में होंगे। जब नारद को प्रकाश से कुंदियता एक बड़ा वृक्ष समुद्र में तैरता दिखाई दिया, तो उसने इंद्रदुम्न को उससे 3 मूर्तियां बनाकर स्थापित करने को कहा। इंद्रदुम्न ने विश्वकर्मा से मंदिर बनवाया। मूर्तियां बनाने के लिए बढ़ई के रूप में विष्णु जी स्वयं आ गए। उन्होंने ये मूर्तियां इस शर्त पर बनानी स्वीकार की कि उनका बीच में ध्यान भंग नहीं किया जाएगा, परंतु इंद्रदुम्न अपनी उत्सुकता नहीं रोक सका और बनती हुई मूर्तियों को देखने के लिए आ गया। इस पर विष्णु ने काम बीच में छोड़ दिया। तभी इंद्रदुम्न के लिए आकाशवाणी हुई कि वह मूर्तियों को मंदिर में स्थापित कर दे, उन्हें उसने स्थापित कर दिया। ये 3 मूर्तियां भगवान जगन्नाथ, उनके बड़े भाई बलभद्र और उनकी बहन सुभद्रा की हैं। मुख्य त्यौहार के दिन ये मूर्तियां आषाढ़ के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को 15 मीटर ऊंचे रथ पर कुछ दूरी पर स्थित गुंडीचा मंदिर ले जाई जाती है। इस रथ यात्रा के दौरान मृदंग, खरताल आदि बजाए जाते हैं और कीर्तन किया जाता है। सबसे आगे बलभद्र, उसके बाद सुभद्रा और सबसे पीछे जगन्नाथ का रथ होता है। इस उत्सव को पहाड़ी कहा जाता है। गुंडीचा में 9 दिनों रखने के बाद मूर्तियां पुनः जगन्नाथ मंदिर में लाई जाती हैं। तो अब हम कलिंग के ऐतिहासिक महत्व की चर्चा करेंगे। प्राचीन काल में कलिंग आधुनिक उड़ीसा राज्य और तमिलनाडु का उत्तरी भाग हुआ करता था। यह स्थान अशोक और यहाँ के राज्य मध्य 261 ईस्वी पूर्व के लिए में हुए युद्ध के लिए जाना जाता है, जिसमें अशोक ने कलिंग के राजा को हराकर कलिंग पर विजय प्राप्त की थी। परंतु युद्ध में लगभग 1 लाख व्यक्तियों की मृत्यु तथा इससे कई गुना लोग बीमारी आदि से मारे जाने और लगभग 1,50,000 व्यक्तियों के बंदी बनाए जाने से उसकी साम्राज्यवादी नीति पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ा। वह इस नीति को त्याग कर बौद्ध बन गया। अशोक की मृत्यु के बाद कलिंग स्वतंत्र हो गया था
और प्रथम शताब्दी ईस्वी पूर्व में एक शक्तिशाली राज्य बन गया था। इसका चेत राजा खारवेल एक शक्तिशाली राजा था जिसने मगध राज्य को भी परेशानी में डाल दिया था। उसने कलिंगाधिपति की पदवी धारण की थी। उसने सातवाहनों, राष्ट्रिकों, वज्जियों और राजगृह के राजा बृहस्पति मित्र से युद्ध किए। कलिंग नगर को उसने अपनी राजधानी बनाया। उदयगिरी के हाथी गुम्फा लेख में उसके शासन के 13वें वर्ष तक की विजयों का उल्लेख है। माठर वंश के 7 राजाओं ने कलिंग पर 375 से 500 ईस्वी तक राज्य किया। इसके पश्चात कलिंग के उत्तरी भाग में पूर्वी गंग वंश और दक्षिणी भाग में विष्णुकुंडी राजाओं ने शासन किया। एलोरा के दशावतार गुहालेख से ज्ञात होता है कि प्रथम राष्ट्रकूट राजा दांती दुर्ग 753 से 58 ने कलिंग पर विजय प्राप्त की थी। चेदी के कलचूड़ी राजा युवराज प्रथम तथा चोल राजा राजराजा प्रथम 985 से 1014 में ने भी कलिंग के एक गंग राजा को हराया था। ऐसा माना जाता है कि मालवा के परमार राजा भुंज ने कलिंग के चालू के राजा तैलब द्वितीय को 6 बार हराया था, परंतु 7वें युद्ध में उसे मुंह की खानी पड़ी थी। फिर भी परमार वंश के ही राजा भोज ने अपने शासन 1118 से 80 के दौरान कलिंग राजा को हरा दिया था। बाद में बुंदेलखंड के बंदेल राजा भंग 950 से 1002 ने इसे अपने राज्य में मिला लिया था। चोल राजा कुलोतुंग प्रथम ने भी कलिंग को जीतने के लिए 1076 ईस्वी में 2 बार प्रयत्न किया था। बाद में बौद्ध गंग ने यहाँ गंग वंश के शासन की स्थापना की। परमार राजा लक्ष्मण देव ने कलिंग पर आक्रमण किया था 1088 से 94 के बीच में, और कल्याणी के चालुक्य राजा जगदेव मल 1138 से 51 ने कलिंग राजा अनंत वर्मन चौड़गंग को हराया था। बंगाल के पाल राजा लक्ष्मण सेन ने भी अपने पिता विजय सेन के शासन के दौरान कलिंग के राजा को परास्त किया था। अशोक के शिलालेखों में से 2 शिलालेख जो 256 ईस्वी पूर्व के हैं, यहाँ के पास धौली और जौगर में पाए गए हैं। उसके 13वें शिलालेख में कलिंग के युद्ध के बारे में प्रकाश डाला गया है। 256 ईस्वी पूर्व में स्थापित कलिंग शिलालेख में कलिंग की प्रशासन पद्धति और आसपास की जनजातियों की शासन पद्धति का उल्लेख किया गया है। उड़ीसा का ही एक और मुख्य शहर है कोणार्क। यह शहर उड़ीसा में भुवनेश्वर से 65 किलोमीटर दूर है। 108 से 130 ईस्वी तक यहाँ सातवाहन राजा गौतमी पुत्र सातकर्णी का राज्य था। यह अपने सूर्य मंदिर के लिए प्रसिद्ध है, जिसे पूर्वी गंग वंश के राजा नरसिंह देव प्रथम ने 13वीं शताब्दी में सूर्य के काल्पनिक रथ के रूप में बनवाया था। आजकल यह जीर्ण शीर्ण अवस्था में है और ब्लैक पगोड़ा कहलाता है। यह मंदिर प्राचीन उड़ियाई स्थापत्य कला का बेजोड़ नमूना है। इस मंदिर में पत्थरों को तराश कर बनाई गई मूर्तियाँ व आकृतियाँ आकर्षण का विशेष केंद्र है। यह मंदिर चारों ओर से परकोटे से घिरा हुआ है और इसके 3 ऊंचे ऊंचे द्वार हैं। मंदिर के 3 भाग हैं: नृत्य मंदिर, जगमोहन मंदिर और गर्भगृह। मंदिर की दीवारों पर अप्सराओं, पशु पक्षियों, देवी देवताओं के चित्रों और प्राकृतिक दृश्यावली के अतिरिक्त कामसूत्र पर आधारित बहुत सी मूर्तियाँ बनी हुई हैं। सूर्योदय मंदिर के ठीक सामने होता है। समुद्र तट यहाँ से 3 किलोमीटर दूर है। कोणार्क में कलाकृतियों का संग्रहालय भी दर्शनीय है। से 40 किलोमीटर दूर मंगला देवी मंदिर, चंद्रभागा, रत्नगिरी, खिचीर, गंधमादन पर्वत पर परिमलगिरी स्थल, कलकानगिरी पठार पर, रानीपुर, झड़ियार, गुप्तेश्वर, बहरामपुर के निकट तप्तापानी, जाजपुर, वैतरणी नदी, कपिलास, कांटीलो, टिकारपारा, कटक्का, चंडी मंदिर पर्यटन के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है।